नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर। 2024 की जंग जीतने के लिए पार्टियां जान फूंक रही है। देश के हर राज्य को फतेह करने के लिए जी जान से सभी पार्टियां जुटी है। देश के उत्तर और पश्चिमी हिस्से में मजबूत जनाधार बना चुकी बीजेपी ने इस बार पूर्वी और दक्षिणी हिस्से पर ज्यादा फोकस किया। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने मिशन दक्षिण पर सबसे ज्यादा जोर दिया, जिसकी कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली। पीएम नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ दौरों और रैलियों करके दक्षिण भारत में बीजेपी की पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत की है और ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि बीजेपी दक्षिण भारत में 2019 से कई ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। देश में चुनावी माहौल है। हर पार्टी अपने अपने गढ़ को मजबूत कर रही है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक पार्टियों ने जबरदस्त चुनाव प्रचार अभियान चलाया। उत्तर और पश्चिमी भारत के ज्यादातर इलाकों में पहले ही अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी बीजेपी ने इस बार दक्षिण भारत में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मिशन दक्षिण की कमान संभाली। दक्षिण में बीजेपी की पकड़ की बात करने से पहले आपको बीजेपी के फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। तारीख 1980। जनता पार्टी से अलग हुआ जनसंघ। तारीख 6 अप्रैल 1980। बीजेपी का उदय। 1980 में वजूद में आई बीजेपी ने 4 साल बाद यानी 1984 में लोकसभा चुनाव में कदम रखा और 229 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी को अपने पहले चुनाव में सिर्फ 2 सीटें मिली। एक गुजरात के मेहसाणा में और दूसरी आंध्र प्रदेश के हनमकोंडा में बीजेपी ने जीत दर्ज की। बीजेपी के जंगा रेड्डी ने हनमकोंडा में कांग्रेस के कद्दावर नेता नरसिम्हा राव को हराया था। यहां बीजेपी को 51% वोट मिले थे। इंदिरा गांधी की हत्या के करीब 1 महीने बाद हुए चुनाव में देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर थी। इस चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता भी चुनाव हार गए। ऐसे में हिंदी पार्टी की पार्टी माने जाने वाली बीजेपी का दक्षिण भारत से खाता खोलना बहुत बड़ी बात थी। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में जीत हासिल की। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल को मिलाकर कुल 129 लोकसभा सीटें हैं। फिलहाल बीजेपी के पास यहां कुल 29 यानी 22% सीटें हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में बीजेपी का एक भी सांसद नहीं है। कर्नाटक, तेलंगाना को छोड़ दें तो बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। लेकिन अगर हिंदी भाषी राज्यों में देखें तो बीजेपी के पास 85% लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी के सामने आखिर दक्षिण भारत में चुनौतियां क्या हैं? क्योंकि दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। मध्य भारत में बीजेपी के पास जहां 92.5% सीटें हैं, वहीं दक्षिण भारत में बीजेपी के पास महज 22% सीट हैं। उत्तरी भारत में आंकड़ा 78% का है।
पश्चिम भारत की 65% सीटें बीजेपी के पास है। मध्य भारत में बीजेपी के पास 92.5% सीटें हैं। उत्तर पूर्वी भारत में 56% सीटें हैं। पूर्वी भारत में आंकड़ा 46% है, जबकि दक्षिण भारत में महज 22%। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार दक्षिण भारत में कामयाबी के लिए पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से मिशन दक्षिण की कमान खुद संभाली, तब से दक्षिण भारत में बीजेपी का वोट शेयर काफी तेजी से बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिण भारत में बहुत ही अहम रोल अदा इन्होंने किया है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी इसके पहले भी रही थी, और आज की बात करें, 2024 की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने खास करके दक्षिण भारत में अपने विकास की नीतियों के दम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, और विकास के दम पे ही आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही ज़्यादा मजबूती प्रदान करी है। आंकड़ों के जरिए अगर समझे तो बीजेपी के बनने के बाद अब तक कुल 10 लोकसभा चुनाव हुए। इन चुनाव में बीजेपी केरल और पुडुचेरी में खाता भी नहीं खोल पाई। तमिलनाडु में 7 बार तो आंध्र प्रदेश में 5 बार बीजेपी को बिना किसी सीट के संतोष करना पड़ा। लेकिन 2014 में बीजेपी ने तमिलनाडु में 1 सीट, कर्नाटक में 17, आंध्र प्रदेश में 4 सीटों पर जीत हासिल की। तो 2019 में कर्नाटक में 25 और तेलंगाना में 4 सीटों पर जीत हासिल की। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि दक्षिण भारत में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाषा की है। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड लोगों को उस तरह अट्रैक्ट नहीं कर पाता जैसा हिंदी पट्टी के राज्यों में होता है, और बीजेपी अपने मुद्दों को दक्षिण भारत में उस तरह फिट नहीं कर पाती जिस तरह से हिंदी भाषा क्षेत्रों में फिट कर ली जाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से दक्षिण भारत में बीजेपी ने अपनी जमीन काफी तेजी से मजबूत की है। – 2009 में बीजेपी के पास दक्षिण भारत में 129 में से 19 लोकसभा सीटें थीं और वोट शेयर 11.24% था। तब बीजेपी को कर्नाटक में 19 सीटें मिली। 2014 में जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम फेस बने तो चुनाव में बीजेपी को दक्षिण भारत में 22 सीटें मिली। कर्नाटक में 17, आंध्र प्रदेश में 4 और तमिलनाडु में बीजेपी को 1 सीट मिली। वहीं 2019 में बीजेपी को दक्षिण भारत में कुल 29 सीटें मिली और वोट शेयर में 17.8% का भारी इजाफा हुआ, यानी 2009 के मुकाबले करीब 6% वोट शेयर बढ़ा। मोदी के दौर में दक्षिण भारत में बीजेपी को बहुत ज्यादा मजबूती मिली है। मतलब मोदी ने मिशन दक्षिण को पहले से ज्यादा मजबूत किया। आंकड़ों को अगर देखें तो 2004 से 2009 में दक्षिण भारत में बीजेपी काफी कमजोर थी, जबकि 2014 से 2019 में बीजेपी ने दक्षिण भारत में अच्छी पकड़ बनाई। मतलब मोदी के दौर में दक्षिण भारत में बीजेपी ने 37% ज्यादा सीटें जीती। तमिलनाडु में 2004 और 2009 में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं थी, जबकि 2014-2019 में बीजेपी ने तमिलनाडु में 1 सीट पर जीत दर्ज की। इसी तरह कर्नाटक में 2004 और 2009 में मिलाकर बीजेपी के पास 37 सीटें थीं, जबकि 2014 और 2019 में अगर बीजेपी की जीत का आंकड़ा मिलाएं तो कुल 42 सीटों पर बीजेपी ने कर्नाटक में जीत हासिल की, दोनों चुनाव को मिलाकर। 2004-2009 में आंध्र प्रदेश में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन 2014 में बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में 3 सीटें जीती।
तेलंगाना में भी 2004 में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं थी। 2014-2019 में बीजेपी ने तेलंगाना में 5 सीटें जीती। मतलब 2004 और 2009 में बीजेपी के पास दक्षिण भारत में 37 सीटें थीं, जो मोदी के दौर यानी 2014 और 2019 में 51 हो गई। 2019 की बात करें तो 29 से ज़्यादा सीटें अर्जित करी थी। दक्षिण भारत में जैसा कि 131 सीट है, 131 सीट में इस बार मुझे लगता है 2024 में तो 50 सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी आ रही है। तेलंगाना की बात करें, खास करके हम जब आंध्रा की बात करें, कर्नाटका की बात करें और केरला की बात करें, फिर उसके बाद तमिलनाडु। इस बार तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी एक अहम भूमिका में रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में बीजेपी को मजबूत करने की रणनीति बनाई। राम मंदिर से लेकर सेंगोल तक पीएम ने दक्षिण के कल्चर को बढ़ावा दिया। पिछले साल 28 मई को दिल्ली में नई संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ, इसमें तमिलनाडु के अधिनम मठ से सेंगोल लाकर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास लगाया गया। करीब 2500 साल पहले सेंगोल को चोल राजाओं ने सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बनाया था। तमिल संस्कृति में सेंगोल का खास महत्व है। तो इस साल 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम मंदिर में कुल 3 मूर्तियां स्थापित की गई। इनमें से 2 कर्नाटक के मूर्तिकारों की बनाई है और एक राजस्थान की बनी प्रतिमा। गर्भगृह में जो मुख्य प्रतिमा स्थापित हैं, उन्हें भी कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया। काशी तमिल संगमम के जरिए भी बीजेपी ने दक्षिण से रिश्ता बनाने की पहल की। काशी तमिल संगमम नवंबर-दिसंबर 2022 में और दूसरा दिसंबर 2023 में वाराणसी में हुआ। इसमें बड़ी संख्या में तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद भारतीय संस्कृति को उभारने में, भारतीय संस्कृति का उत्थान करने में, उनको विकास के मुझे लगता है एक चरम कोर्स तक पहुंचाने में प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ही अहम मुद्दा रहा। मुझे लगता है कि एक धरोहर जो हमारे खास करके दक्षिण भारत, तो उसको प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही आगे ले जाने का काम किया है। कहा जाता है तमिलनाडु में कई जगहों पर विश्वनाथ और विशालाक्षी मंदिर मौजूद हैं। तमिलनाडु में काशी नाम का शहर भी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दक्षिण भारत के दौरे कर रहे हैं। पिछले 4 महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत के 37 दौरे की। इनमें सबसे ज्यादा 13 बार पीएम मोदी तमिलनाडु गए, 7 बार कर्नाटक, केरल 6 बार, तेलंगाना 8 बार और आंध्र प्रदेश का 3 बार दौरा किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में भी दक्षिण भारत के नेताओं की हिस्सेदारी को बढ़ाया। राज्यसभा में दक्षिण भारत से बीजेपी के कोटे से 8 सांसद हैं। इसके अलावा केरल की मशहूर एथलीट पीटी उषा, तमिलनाडु के संगीतकार इलैया राजा, आंध्र से तेलुगु फिल्मों के डायरेक्टर विजेंद्र प्रसाद, कर्नाटक से जैन धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े और इन्फोसिस की प्रेसिडेंट सुधा मूर्ति नॉमिनेटेड सांसद हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि राज्यसभा में दक्षिण की बड़ी हस्तियों को भेजकर पीएम ने एक तीर से 2 निशाने साधे। एक तो सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी का टैग हटाने में मदद मिली, दूसरा दक्षिण भारत में जनाधार बढ़ाने में भी इन हस्तियों की मदद मिली। सत्ता और सेवा, कहीं न कहीं मैंने देखा है कि सत्ता के गलियारे में लोग, नेता जो है वहीं तक सीमित रहते थे। आज जो है सत्ता की धुरी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि सेवा की धुरी, और सेवा की धुरी के दम पे ही प्रधानमंत्री मोदी नीति, नियत और नैतिकता के दम पे आज जिस तरह का काम किया है उन्होंने, तो यदि वो 400 पार की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 400 पार होना 2024 में संभव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में बीजेपी को मजबूत करने के लिए यहाँ की लोकल पार्टियों को साथ लिया। रीजनल पार्टीज को साथ लेने से बीजेपी को दक्षिण भारत में काफी मजबूती मिली है। बीजेपी ने दक्षिण के 5 राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों को एनडीए गठबंधन में जोड़ा, जिससे उन राज्यों में बीजेपी को काफी फायदा मिला। तेलंगाना में बीजेपी का टीडीपी के साथ गठबंधन है, कर्नाटक में जेडीए का साथ है,
केरल में बीजेपी का बीडीजेएस के साथ गठबंधन है। तमिलनाडु में 2 क्षेत्रीय पार्टियां पट्टाली मक्कल काची और अम्मा मक्कल मुनीत कड़गम के साथ बीजेपी का गठबंधन है। आंध्र प्रदेश में 2 पार्टियां टीडीपी और जन कल्याण सेना से गठबंधन है। आज प्रधानमंत्री मोदी 400 पार की बात नहीं करते हैं। आज जनमानस, पूरे भारत देश आज कहता है 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में बीजेपी की पैठ मजबूत करने के लिए कई रणनीतियां बनाई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया। इसमें नरसिम्हा राव तेलंगाना और एमएस स्वामीनाथन तमिलनाडु के रहने वाले थे, जिसे बीजेपी के मिशन साउथ से जोड़कर देखा गया। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खास करके जिस तरह की नीतियां पहले जो चल रही थी, जो एक ही खास करके एक खास वर्ग जो कहा जाए उनको आरक्षण प्रदान करना, और दूसरे जो हमारे जो हैं एक जो खास करके जो बहुल आबादी हिंदुओं को, उसको कहीं ना कहीं तिरस्कार का भाव कहीं ना कहीं देखना पड़ता था 2014 से पहले। आज उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आया है। सियासी पंडितों का मानना है कि इस बार की लोकसभा में बीजेपी 2019 से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार देश के हर राज्य से उसका प्रतिनिधित्व होगा, जिससे सही मायनों में उसकी पहचान अखिल भारतीय पार्टी की बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।